हेलो, हाँ जी, हाँ जी पूर्णिमा जी, नमस्कार। अच्छा, मैं अभी देख लेता हूँ, मैं एक पीसी में हूँ, थोड़ी देर में मैं। आज के पीसी का मुद्दा जो है मुख्य तौर पे हरियाणा और देश में जिस तरह से बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, विशेष करके हमारे नौजवान साथी, महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे आज देश में हैं। और जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सरकार ने आसमान कहीं ना कहीं छू रही है, बेरोजगारी भी और महंगाई भी, उसी तरह आपके हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी एक तरह से चरम पर है और नंबर 1 बनने की कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा चल रही है केंद्र सरकार में भी और हरियाणा सरकार में कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर नंबर 1 होगा। सबको पता है जिस तरह से विगत 9 सालों में डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के नौजवान कहीं ना कहीं बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। 2014 में जो बेरोजगारी दर 2.9% थी, आज 9% के बराबर लगभग 3 गुनी बढ़ गई। अलग अलग आंकड़े हैं और उन आंकड़ों पर सरकार खेलने का प्रयास कर रही है, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि इस बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, इस राज्य में अपराध भी बढ़ रहा है। आए दिन घोटाले का, भर्ती घोटालों का जो है कहीं ना कहीं खुलासा होता रहता है। बेरोजगार जो युवा है उसके लिए ये सरकार बेवफा हो गई है, बेवफा सरकार है हरियाणा की खट्टर सरकार। युवाओं को आए दिन बेरोजगार करने में ही तुली हुई है। स्थानीय जितनी भी नौकरियां हैं, भर्तियां हैं, एक तो पक्की भर्तियां नहीं होती, 2 लाख से ज्यादा पद आज इस प्रदेश में खाली हैं और यदि कुछ भर्तियां होती भी हैं तो सबने देखा कि किस तरह कच्ची भर्तियां होने लगी हैं। हम सबको याद है, आप सब जागरूक पत्रकार साथी हैं, इस प्रदेश को पूरे देश में दूसरे प्रदेश के लोग यहां आते थे और वो रोजगार की तलाश में आते थे और फक्र से हरियाणा वासी कहते थे कि हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां अन्य प्रदेशों के लोगों को भी हम रोजगार देने में सक्षम हैं। लेकिन देखते देखते ये सरकार जो है, जो लंबी लंबी वादे भी किए, चाहे वो डबल इंजन की सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, और देखते ही देखते रोजगार को कहीं ना कहीं खाने का काम की। अस्थाई नौकरियां आए दिन खत्म करने का प्रयास, निगम मंडल के द्वारा जो अस्थाई नियुक्तियां होती है उसको खत्म कर दिया। ये एक भरमाने के लिए निगम जरूर कौशल निगम की स्थापना हुई, वहां भी क्या यदि प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं तो आए दिन पेपर लीक हो रही है। मैं मानता हूं कि यह सरकार जो है पेपर लीक सरकार हो गई है और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खेल रही है। कई उदाहरण आपके सामने हैं और आप सभी जागरूक लोग हैं। तकरीबन 3 बार स्नातकोत्तर जो शिक्षक बहाली है, तीसरी बार जो है निकाली गई। एक बार निकाला नौकरी के लिए, उसको जो है किसी न किसी कारण से उसको स्थगित किया, फिर बच्चे फॉर्म भरे, फिर उसको स्थगित किया, फिर उसमें नियम बदल दिए ऐन मौके पर। लगभग 5 साल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। देख रहे हैं हम, जो शिक्षक अस्थायी हैं, जब वो अपने नौकरी की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। और इस मामले में एक अच्छी बात है, एक समानता है इस खट्टर सरकार की और भाजपा शासित अन्य राज्यों की, कि सभी जगह पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं और कहीं किसी एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती। ये दुर्भाग्य है। जो सरकार सुशासन की बात करती थी, उस सरकार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराध का रोजगार से एक बड़ा नाता रहा है। आप सभी जागरूक बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब इसको भली भांति समझते हैं। बीजेपी जेजेपी की सरकार जनता से मांगती है सिर्फ वोट ही वोट और रोजगार सृजन के मामले में इसके नियत में है भारी खोट। आज जिस तरह इच्छा शक्ति के अभाव में रोजगार सृजन करने में सिरे से असफल रही है सरकार, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में रोजगार चाहे तो सृजन नहीं किया जा सकता। हमारी सरकारें पहले करके दिखाई। 2.9% की बेरोजगारी दर मात्र थी और पूरे देश में हरियाणा रोजगार देने में कहीं ना कहीं अव्वल रहा। तो हमारी सरकार की नीतियों के कारण और इस प्रदेश के अंदर जो क्षमता है,
रोजगार सृजन करने की, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें, निवेश की बात करें, इन सारे कारणों से हमारी सरकार पहले भी दी और हमारी सरकार में ये नियत रही है आने वाले समय में भी जब हम आएंगे सकारात्मकता के साथ नीति बना करके हम इस काम को करेंगे। लेकिन इस सरकार में जो खट्टर की सरकार है ये इसके नियत में भी खोट है और नीति में भी खोट है, जिसका परिणाम इस प्रदेश के जो युवा समाज के लोग हैं, जो नौजवान हैं, आज बेरोजगारी की दर आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से 15 वर्ष के से लेकर के और 29 वर्ष के बच्चों के बीच जो है बेरोजगारी सर्वाधिक है। तकरीबन 17.5% की बेरोजगारी दर अभी ताजा आंकड़ा आया है एनएसएसओ का। इसी तरह आपने सीएमआई का डाटा हम सब ने देखा था, पूरे भारत में नंबर 1 बनने के प्रयास में ये सरकार लगातार मेहनत की और लगातार परिश्रम करके 18 घंटे का ये नतीजा रहा कि बेरोजगारी में प्रदेश जो है देश में नंबर 1 हो गया। ये कैसा नाता है? केंद्र सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार हमें लाइए ताकि हम लोगों को रोजी रोजगार देंगे, लोगों को अन्य चीजों से सुविधा देंगे, बेरोजगारी से मुक्ति देंगे, लेकिन लगातार जो है धोखे पर धोखा हो रहा है। और अंतिम जो चर्चा है, चर्चा के केंद्र में मैं जरूर पूछना चाहूंगा कुछ प्रश्न इस सरकार से कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप जो है पूरे देश में जो प्रदेश 2014 तक बेरोजगारी के मामले में कहीं न कहीं अन्य प्रदेशों के मामले में बेहतर प्रदर्शन रोजगार देने में कर रही थी, आज जो है बेरोजगार प्रदेश के तौर पे जाना जा रहा है। इसके लिए आपके पास नीति क्या है और क्या नियत में ऐसा खोट क्या है, इसको जरूर जनता के बीच ले जाना चाहिए। दूसरा, पिछले 9.5 साल में खट्टर सरकार ने कितने नए पद सृजित किए और कितने पद खत्म किए हैं, कम से कम जनता के बीच इस बात को ला करके रखना चाहिए। बहुत सारे निगम मंडल की जो अस्थायी नियुक्तियां थी, जो पद होते थे, उस पद को ही खत्म कर दिया है ताकि उसे आगे भर्ती न करना पड़े। हरियाणा के सरकारी विभागों में 2 लाख से ज्यादा जो खाली पद पड़े हुए हैं, आखिर क्यों पड़े हुए हैं? जबकि 9 साल से आपकी सरकार है और आप रोजगार देने के मामले में इतनी फीसदी क्यों है? 30 से ज्यादा पेपर लीक होने के बावजूद जो आपकी जो नियुक्तियां करने का जो HSCC और HPSC है, उसके मेंबर्स, उसके अध्यक्ष, क्या 1.3 करोड़ लोग जो इस प्रदेश में हैं, उसमें एक व्यक्ति नहीं इनको मिला जो इस प्रदेश का व्यक्ति हो चेयरमैन? ये नाइंसाफी क्यों है इस प्रदेश के साथ? इस सरकार की हर भर्ती कोर्ट में जाकर के क्यों लटक जाती है? सरकार की नियत में खोट नहीं होती तो पहले से ही प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाती जिससे कम से कम कोर्ट जाना नहीं पड़ता और लोगों को जो है सही समय पर नियुक्तियां होती, नौजवानों को जो है कहीं ना कहीं उनको जो रोजी रोजगार मिलता और उनकी जो हताशा और जो निराशा है वो दूर होती। तो इन प्रश्नों के साथ मैं चाहूंगा कि आप सब के माध्यम से प्रदेश की जनता, जो 3.25 करोड़ की जनता है, वो इस सरकार की जो नियत में खोट है और इसकी नीति में जो गलतियां हैं, इनको कम से कम जाने। और ये प्रदेश जो सबसे ज्यादा भारत में संपन्नता के लिए जाना जाता रहा है, ये प्रदेश रोजगार देने के लिए कभी जाना जाता रहा था, आज इस प्रदेश को कहीं ना कहीं भाजपा की गलत नीतियों के कारण जो है निराशा हाथ हो रही है। यहाँ के नौजवान मजबूरी में पलायन के लिए कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद, आभार। यदि कोई प्रश्न हो इन मुद्दों से तो मैं आपका प्रश्न आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी, लोकसभा में प्रश्न पूछा था। देखिए, बेरोजगारी के मुद्दों पर केंद्र सरकार के दो आंकड़े मेरे पास है अभी भी रिसेंटली। जी जी, एक तो एनएसएसओ की आंकड़े अभी रिसेंटली आई है, केंद्र सरकार की ही आंकड़े। हालांकि जिस तरह सीएमआई के आंकड़े पहले दिए गए थे 37.5% के लगभग 37.4%, उसको अपने ही केंद्र सरकार के आंकड़ों को राज्य सरकार ने जो है खारिज करने का बहाना बनाने का काम किया। ये भी एक अपने आप में घोटाला है कि प्रदेश सरकार कहती है कि नहीं सैंपल कम है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार पर वो प्रश्न लगा रही है, उनके अपने ही आंकड़ों को ये गड़बड़ करना चाहती है। जी जी जी,
ठीक है, माना यदि इनको लगता है कि सीएमआई के आंकड़े नहीं है, तो केंद्र सरकार उन आंकड़ों को क्यों अन्य राज्यों में जोगी जी उसी को क्यों मानते हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार उसी को मानती है, अन्य भाजपा की सरकारें उसको मानती है, एनएसएसओ के तो सरकारी आंकड़े हैं, ये क्या इसको भी नहीं मानती है? मैं कहता हूं कि माना कि आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन क्या ये भी नापसंद है जो आपकी ही केंद्र सरकार कर रही है? इसका मतलब ये तो आप स्वीकार रहे हैं कि 2014 में जो हमारी बेरोजगारी की दर थी यहां, उससे 3 गुना ज्यादा आपने बेरोजगारी इस प्रदेश को बढ़ाई है। जबकि आप आए थे किन वादों पर कि इस प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को सुनहरा करेंगे और सबको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे लाठियां दी आपने, कहीं ना कहीं उनको निराशा दी आपने, और मजबूरी में कई नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर रहे। और अब तो पलायन का सबसे बड़ा समस्या प्रतिभा पलायन का हो रहा है। ऐसा प्रदेश यदि प्रतिभा पलायन के तरफ जाएगा तो बाकी राज्यों का इस देश में क्या हाल होगा? जी, कोई और? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस की कोई आंकड़े तो ये है नहीं, ये आप जैसे पत्रकारों के आंकड़े तो है नहीं, ये तो एनएसएसओ के आंकड़े हैं, तो केंद्र सरकार का जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट है वो दे रहा है। यदि हरियाणा सरकार मोदी जी के सरकार के आंकड़ों को नहीं मानती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, या मैं कहता हूं पूरी दाल ही काली है। आंकड़ों के खेल में इस प्रदेश के युवाओं को क्यों फंसा रहे हैं? इस प्रदेश के युवाओं को आपने रोजगार कितना दिया? 2 लाख से ज्यादा खाली सरकारी पद क्यों पड़े हुए हैं? ये प्रश्न है। इन प्रश्नों का इस सरकार को जवाब देना चाहिए और जनता इस जवाब को पूछ रही है। देखिए, आज तो हमारा बेरोजगारी के मुद्दे पर फोकस करके हमने ये कार्यक्रम रखा है आपके बीच में, क्योंकि सबसे बड़ी विकराल होती है समस्या है सुरसा की तरह मुंह बाई हुई है, और इस प्रदेश के आम युवाओं को कहीं ना कहीं आए दिन खोखली करती जा रही है। उनके भविष्य के भी जो अवसर मिलने चाहिए थे वो नहीं मिली, और आज निराशा के कहीं ना कहीं उसमें है। कैसे इससे निकाला जाए और कैसे इस सरकार से जो ये जनता जवाब चाहती है उस पर आप जैसे जागरूक पत्रकार जवाब पूछें। पर आपने जो प्रश्न किया है, दोनों राज्यों में, पंजाब में, दिल्ली में या अन्य राज्यों में, इंडिया अलायंस जो है आपस में एक चर्चा, एक संवाद का कार्यक्रम शुरू की है। कल भी हमारे सीनियर लीडर्स उस पर चर्चा किया उन लोगों ने, और आने वाले समय में भविष्य की तस्वीर जो है स्पष्ट होगी। क्या होगा, कैसे होगा, शीघ्र ही आपको इस मंच के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। जी, मतलब अपने ही डाटे को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए अन्य राज्यों का आप उदाहरण ले रहे हैं। तो अन्य राज्य तो भाजपा के ही शासित अधिकतर राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, पूरे भारत में रोजगार देने के मामले में अव्वल रही। राजस्थान में हमारी सरकार थी, आप आंकड़े उसको भी देख लीजिए, और भारत सरकार ने वो आंकड़े जारी किए थे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हेडक्वार्टर ने नहीं किए थे। मैं मानता हूं यदि उस उदाहरण को भी ये सरकार ले रही है तो अच्छे उदाहरण को लेना चाहिए। जिन राज्यों में बेरोजगारी कम है उस राज्यों का उदाहरण ले, और मुझे लगता है इस राज्य में भी उस आंकड़े को दुरुस्त करने का काम करे, लेकिन आंकड़ों का खेल नहीं। ईमानदारी से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस प्रदेश के लोगों को, नौजवानों में ने बहुत आशाओं के साथ आपको सरकार में लाया था, आप उनके आशाओं को कहीं ना कहीं धूल धूसरित करने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है इस राज्य के भविष्य के साथ। देखिए, ईडी और सीबीआई ये भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट टीम है। जहां जहां भाजपा इलेक्शन में कमजोर होती है, जनता के वोट से जीतने की स्थिति में नहीं होती है, वहां चुनाव से पूर्व ये कार्रवाइयां चलती हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ईडी सीबीआई का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
पारदर्शिता होनी चाहिए, और यदि ऐसा कहीं भी कोई मुद्दा है और मामला है, कोई गड़बड़ी भी होती है, तो पारदर्शिता के साथ वो चीजें जनता के बीच आना चाहिए। और इस मामले में समग्रता सभी के लिए एक पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। लेकिन जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं इस देश में है, चाहे वो ईडी सीबीआई हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे अन्य एजेंसियां हो, यहां तक कि इस देश के चौथे स्तंभ की बात कर रहा हूं, आप जैसे राज्यों के पत्रकार बहुत हद तक अपने धर्म को निभा रहे हैं, पर देश की मीडिया जो है, जो चौथी मीडिया के नाम पे, चौथे स्तंभ के नाम पे जानी जाती है, उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने का ये सरकार लगातार प्रयास की है, और सिरे से हम इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक के यहाँ जो रेड पड़ी है, यदि वो कल्प्रिट है तो जरूर सजा मिले, लेकिन बदले की जो लगातार कार्रवाई पूरे प्रदेश और देश में हो रही है, इसका घोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। और एक भी व्यक्ति का जरा नाम बताइए, आप लोग इतने सालों से पत्रकार हैं, इतने सालों से इस धर्म को निभा रहे हैं, जब से 10 साल में सरकार आई है, किसी भी भाजपा के बड़े नेता के घर पे कोई ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा हो, दूध के धुले हों, और वो जो है सत्य हरिश्चंद्र हैं, उनके कार्यालय में 10 सेकेंड उनके कार्यालय में यदि कोई चला जाए तो वो जो है दूसरे दिन ही उस मशीन में धुल जाता है, मोदी जी का जो वॉशिंग मशीन है, और उसके बाद धुल करके वो ईमानदार सत्य हरिश्चंद्र बन करके आता है। क्या ऐसा कोई मशीन भाजपा ने लगा रखा है? जी, नेक्स्ट सवाल थे ना, एक बार फिर पूछना। जी। लाइव लीड शुरू हो। और भाजपा के साथी भूल गए, यात्रा की शुरुआत होते हिमाचल से लेकर के, और हम कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद तेलंगाना, 3 राज्य हम जीते, और मोदी जी की हार हुई, भाजपा की हार हुई। तो ये प्रश्न जरा उलट कर देना चाहिए और पूछना चाहिए इन भाजपाइयों से, जो आंख पे पट्टी बांधकर आजकल मोतियाबिंद के शिकार हो गए हैं। जहां रोजी रोजगार देना चाहिए वो तो काम कर नहीं रहे, उन्हें बेरोजगारी दिखती ही नहीं, उन्हें राहुल जी सिर्फ दिखते हैं। अच्छी बात है, राहुल जी के अच्छे कर्मों को अपनाएं, उनकी नीतियां जो है न्याय यात्रा की नीति, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समाज को मिले, जो संविधान की प्रस्तावना का अंग है, और शायद इससे भी ये सुधरे। न्याय का मतलब है युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो मजदूर क्लास का हो, या ट्रक ड्राइवर हो, या वो कारपेंटर हो, या कूली हो, जिसकी लड़ाई राहुल जी लगातार जाकर उन लोगों के बीच उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। और न्याय यात्रा इन्हीं परिप्रेक्ष्य में फिर से मणिपुर से शुरू होकर के मुंबई जा रही है, मौ से शुरू होकर के मौ पहुंचेगी। लेकिन मोदी जी मौ शब्द भूल गए। वो तो आप जानते हैं कि मणिपुर भी नहीं बोल पाते और महंगाई का मौ भी नहीं बोल पाते। तो निश्चित तौर पे न्याय यात्रा से उन्हीं को तकलीफ है जिनको इस देश में न्याय देने से तकलीफ है। देखिए, निरंतर जो यात्राएं हमारे राहुल गांधी जी के पहले भी हुई, उसमें बेरोजगारी, महंगाई और आय की असमानता, ये 3 सबसे प्रमुख मुद्दा था। देश में जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और जिस तरह से एक बड़ा अमीर वर्ग है जो छोटे 1% लोगों की संपत्ति जो है सबसे ज्यादा बढ़ी, और 99% लोगों की संपत्ति कहीं ना कहीं नीचे हो रही है। ये लड़ाई जो है सबसे बड़ी लड़ाई इस देश में है कि कैसे आय की समानता हो, स्थापित हो, समाज के सभी वर्ग को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले। वही यात्रा फिर से एक्सटेंशन के रूप में है। मुझे लगता है कि जो पिछले सालों में जिस तरह से हमारे नेताओं ने लगातार सड़क से संसद तक इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी, हरियाणा के प्रदेश के हमारे सभी जो सीनियर नेता हैं उन्होंने भी इसकी लड़ाई लड़ी है, और आपके माध्यम से जनता के बीच जागरूकता और उनके जो मुद्दे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम हमारे जैसे यहाँ जो बैठे साथी हैं ये भी लगातार करेंगे। आने वाले समय में इसके लिए भी हम कार्यक्रम बना रहे हैं। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह आंदोलन, और इस सरकार की जो नाकामियां हैं, विशेष करके महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, और जिस तरह से
प्रदेश को नस्तानाबूद करने का प्रयास की है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता इनके इन चीजों को समझ भी रही है और आने वाले समय में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अपने मतदान के अधिकार से पुरजोर जो है कहीं ना कहीं इनका विरोध करेगी और इनको जवाब देगी। देखिए, एकता की बात तो वो न करे भाजपा के लोग, आप तो प्रदेश के लोग हैं और प्रदेश में हम सब देखते रहते हैं आए दिन, कोई बीज है, कोई बीज के अंदर बीज है, भाजपा के अंदर कई बीज हैं। तो जो चीजें चल रही है उनको खुद अपने घर में देखना चाहिए। जहां तक बात हमारे यहाँ है, हमारे सभी शीर्ष नेता एक साथ बैठ करके राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी कहीं ना कहीं एकताबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के, समर्पित होकर के गांधीवादी विचार को आगे लाने के लिए, समाज में राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए और जिस तरह से जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में भी जो भी हमारे शीर्ष नेता है वो सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। संगठन की बात आपने जरूर की है, संगठन में बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। आप सब लोग यहाँ आए हैं हमारे इस कार्यालय में और आप देख रहे हैं बाहर नौजवानों की एक बड़ी संख्या में भीड़ है। प्रतिभा से परिवर्तन, प्रतिभावान लोगों को हम जब साथ जोड़ेंगे तो उससे राज्य का और देश का परिवर्तन, देश में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा। उसका एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी चला रही है। आज ही उसका साक्षात्कार इंटरव्यू हो रहा है। जो साथी हमारे प्रतिभावान हैं उनको हम चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आए और वो जो है कांग्रेस पार्टी के विचारों से ओतप्रोत होकर के देश में गांधीवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना में अपना योगदान दे। सैकड़ों की संख्या में फ्रेश साथी हमारे आए हैं और वो हमसे जुड़ रहे हैं पार्टी से। ये हमारा प्रयास है। संगठन के बाकी चीजों पर भी पीसीसी, डीसीसी, एआईसीसी मेंबर्स सबकी नियुक्तियां बल्कि वो चुनाव के माध्यम से हुई है। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। भाजपा वाले जरा बता देते कि उनका चुनाव कब हुआ, कब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उन लोगों ने वोट दिया। और बाकी जो नियुक्तियां हैं वो भी शीघ्र, मुझे लगता है कि आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। हमारे शर्मा जी हैं यहाँ, प्रतिभा खोज के लिए पूरी तरह से ये प्रतिबद्ध हैं और ये काम को कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी अच्छे ट्रेनर हैं, गांधीवादी विचारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं और नए जितने हमारे साथी इसमें जुड़ रहे हैं उन सबको कांग्रेस की रीति रीति से जोड़ने का काम हम सभी साथी इनके सहयोग से करेंगे। जैसा अजय उपाध्याय जी ने बताया कि इस वक्त जो बदहाल बहुत बड़ी तादाद में जो युवा हैं वो उससे प्रभावित हैं, वो बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे इस परिवर्तन में भागीदारी करें। वो कांग्रेस से उम्मीदें करते हैं, उसका समर्थन करना चाहते हैं और उस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं है बहुतों को कि वो कैसे योगदान कांग्रेस पार्टी की प्रक्रियाओं में दें। तो इसलिए ये एक तरह से दरवाजा खोलने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने कि ऐसे युवा जो अभी तक कांग्रेस के साथ में बहुत सक्रिय रूप से जुड़े नहीं रहे हैं लेकिन प्रतिभावान हैं, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, ओरेटर बन सकते हैं स्टेज के। तो ऐसे बहुत बड़ी तादाद में साथियों ने अपना इंटरेस्ट हमको दिखाया। लगभग 1000 एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी हैं उसकी और कई दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो उसमें हम उनको चिन्हित कर रहे हैं 3 हिस्सों में बांट के। एक तो उनको प्रत्येक को छोटे समूहों में 8 से 10 के समूह में भाषण देना, अपने विचारों को रखना और उन्हीं के साथियों के बीच में उनका इवैल्यूएशन कि वो उनको कैसा समझते हैं, ताकि पारदर्शिता रहे। और कांग्रेस क्योंकि पारदर्शिता में विश्वास रखती है, वहाँ पे मुख्यमंत्रियों की पर्चियाँ नहीं निकलती, इसलिए अपने साथियों को ये पता होता है हम 10 के समूह में हमें सबसे अच्छा प्रवक्ता कौन हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस का 1/3 हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है ग्रुप डिस्कशंस का, जिसमें ये समझ में आए कि सुनने की क्षमता जो आज के दिन बहुत ज़रूरी है इस देश में, उसकी भयंकर कमी पाई जा रही है और राहुल जी उसका एक मॉडल आप सबके सामने नज़र आते हैं। तो वो क्षमता उनमें है कि नहीं, वो दूसरे लोगों के दर्द को समझ सकते हैं कि नहीं, उनको सुन सकते हैं कि नहीं।
ये सभी गुणों की पहचान करके और उसके बाद व्यक्तिगत उनके इंटरेस्ट को समझ के, उनकी रुचि को, उनके समय की उपलब्धता को देखते हुए हम उनको अलग अलग वर्गों में चिन्हित कर रहे हैं। और ये मूलतः उनके पोटेंशियल को, उनकी क्षमता को समझने का प्रोसेस है, जिसके बाद हम उनकी बाकायदा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जो बहुत क्वालिटी ट्रेनिंग होगी और उनको अच्छे प्रवक्ता बनने में, अच्छे ओरेशन में, अच्छे ट्रेनर बनने में, अच्छे आगे जो मैनेजमेंट है इलेक्शन का, उसके लिए एकदम इसके बाद ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो ये पूरा जो प्रयास है, उस प्रतिभा को चिन्हित करके, उसको और विकसित करके, और बदलाव की जो जरूरत है उस बदलाव को लेके आया जाए, ये एक प्रयास है। ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, कोई भी नागरिक इस देश का, राज्य का वो आ सकता है, और जो भी समाज, देश कांग्रेस के विचार से जुड़ करके अपना सहयोग देना चाहता है वो आ सकता है। अभी प्रक्रिया जारी है, आगे हम लोग उस पर, हम किसी को रिजेक्ट करने के मकसद से प्रक्रिया नहीं चला रहे, जो भी, क्योंकि कोई एक अच्छा कार्यकर्ता बन सकता है, कोई एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बन सकता है, कोई एक अच्छा ऑरेटर बन सकता है, तो हम उसकी उस क्षमता को पहचान के उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बदलाव है, पूरे समाज की भागीदारी चाहिए। निश्चित तौर पे जो जिस लायक होगा वही प्रतिभा खोज है। प्रतिभावान जो जहां प्रतिभा के लायक होगा उसको हम उसके हिसाब से स्पेस देंगे, जिसकी जैसी क्षमता उसी के हिसाब से उसका उपयोग और उसका ध्यान रखा जाएगा। जरा अच्छा लगा, खुशी हुई कि आप जैसे पत्रकार साथी भी इस वैचारिक आधार को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। अब धन्यवाद आप सबको धन्यवाद, हमारे सभी साथियों को धन्यवाद। चाय पे भी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे।